इस सवाल को देखिएगा, है ना। सवाल तो आपने बनाया ही है। ये क्या कह रहा है कि दो मासेस हैं, है ना, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और दोनों की जो दूरी है वो 2a है, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या कह रहा है, इस बीच से पॉइंट P से इस थ्रेड को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है, सेपरेशन जो है वो 2x हो जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इधर से इधर जाने का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये जो सिनेरियो है अभी, है ना, जब आप इसे खींचेंगे तो सिनेरियो चेंज होगा। वो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, मास m और इधर आपने खींचा है, ये आपका है F। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये दो मासेस जो है उस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अब जो ये स्ट्रिंग है वो ऐसे हो गया है, ऐसे, ठीक है। आप सपोज कीजिए ना, ये ऐसे है, ऐसे आपने इसको खींचा तो ये थ्रेड क्या करेगी, इधर की तरफ टेंशन लगाएगी, है ना। तो टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम बॉडी। मैं इसे थीटा ले लिया। अब जो ये दूरी है यहां से यहां की वो x हो गई, करेक्ट। और ये भी x हो गया क्योंकि मिड पॉइंट था। क्लियर। और ये आपका a हो गया और ये भी आपका a हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझिएगा, ज्योमेट्री का खेल है, कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, है ना। ये थीटा हो गया, इस t का t cos थीटा कंपोनेंट इधर और इधर आपका t cos थीटा, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, और वर्टिकल में जुड़ जाएंगे। क्लियर है। वो कितना हो जाएगा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू f। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से आया, है ना। अब यहां पे देखिए इस वाले की, यहीं पे आप देख लीजिए, टी लगा, यहां पे कितना है बेटा, थीटा। ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा। क्लियर है। और इसी के बिलोंग मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू MAX। यही तो इन्हें चाहिए, यही तो इन्हें चाहिए। क्लियर है। आइए, अब यहां पे हमने क्या देखा है कि 2t sin थीटा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू f। तो t इज इक्वल टू f अपॉन 2 sin थीटा। बहुत बढ़िया। इस चीज को आप यहां पे पुट कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आ गया f बाई 2 sin थीटा cos थीटा, इधर आपका MAX। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब x जो हो गया आपका f अपॉन 2m cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा, है ना। अब बात ये है कि cot थीटा क्या है ना। तो ये आपका थीटा है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो बेस क्या है, x, और परपेंडिकुलर क्या है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बस बेटा इसको यहाँ पुट कर देना है, f अपॉन 2m x अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। मैं एक बार और बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। कुछ तार वार तो है नहीं मेरे पास। ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, यहाँ पे है इस तरह से, है ना, ऐसे खींचा जा रहा है। क्लियर, ऐसा खींचा जा रहा है।
अगर इस वाले को मिडिल वाले को खींचा जाए तो ये कुछ ऐसा सीन होगा, है ना। अब वेव मत बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अगर ये यहाँ पे ऐसा है तो इसका फिगर कुछ ऐसा ही होगा बेटा। देखिए इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह, अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। तो ये इधर अपवर्ड जो फोर्स है वो तो F है, और इसके वजह से T इधर लगा, इसके वजह से T इधर लगा, और ये हुआ 2T sin थीटा। करेक्ट है। देन अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूं, ये तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ना, एक बार जैसे मैं बनाता हूं या जब समझाता हूं, आप समझ गए, पॉज कर दीजिए स्क्रीन को, खुद से बनाइए, ठीक है। फिर 2 स्टेप लिखिए, फिर अगर आप उलझ रहे हैं, है ना, तो फिर आप स्क्रीन को प्ले कीजिए, है ना। धीरे धीरे आप ये देखिए कि कितना स्टेप हम सर से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे वो सारे अप्रोच आपको आने लगेंगे जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। और ऐसा ज्यादा नहीं, आप 2-3 लेक्चर करेंगे ना तो आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, फिर सवाल आपसे अनाधून बनने लगेगा, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखिए। फिजिक्स एक बहुत अच्छा और बहुत सपोर्टिव सब्जेक्ट है ना, कभी धोखा नहीं देता है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और फिर आपको लगेगा अरे सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। ये hollow cylinder drum of radius r is placed with its axis vertical. It is rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the base, and a body is placed on the inside surface of the drum. If the coefficient of friction is the minimum frequency of revolution so that the body doesn't fall down. अच्छा, ये कह रहे हैं कि बॉडी गिरना नहीं चाहिए, है ना। और थोड़ा थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। सर इसी तरह का तो रोटर होता है, वही है समझो, ठीक है। ये ओमेगा से घूम रहा है। मान लिया हमने कि हमारी जो बॉडी है वो इधर है, क्लियर है। तो आपका इधर क्या लग गया, नॉर्मल, और इधर क्या लग जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो गया आपका mg। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, और फ्रिक्शन होगा कितना, फ्रिक्शन होगा आपका म्यू एन, है ना। सर म्यू एन तो लिमिटिंग है, करेक्ट बेटा, म्यू एन तो लिमिटिंग है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है म्यू एन होना चाहिए, है ना, और mg से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, mg से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी तो रुकेगा, या बराबर होना चाहिए, है ना, नहीं तो गिर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड तो यही है, डजंट फॉल डाउन, मतलब गिरना नहीं चाहिए। आई बात समझ में। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। अब यहाँ पे देखिए कि एन कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। और म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एमजी के। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, क्लियर। तो या तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ले लो, और नहीं तो अगर लिमिटिंग है तो पूरा ले लो, क्लियर है। और सवाल कहीं है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि गिरना नहीं है, क्लियर है। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है, करेक्ट। अब यहां से m से m आपका मर गया, ओमेगा स्क्वायर देखिएगा, ठीक है, है ना। अब एक और चीज समझिए, सर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर आर स्क्वायर म्यू आर, है ना, उड़ा दो उड़ जाएगा, है ना, क्लियर। तो v इज इक्वल टू, एक सेकंड, आपको तो ओमेगा ही चाहिए था ना, ठीक है, एक सेकंड, आप यहां से भी कर सकते हैं, उतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप यहां से भी कर सकते हैं। ओमेगा जो आपका आया ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा,
है ना। और ये क्या पूछ रहे फ्रीक्वेंसी, तो t इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, है ना। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आप डायरेक्ट ऐसा पुट कर दीजिए, रूट ओवर ऑफ 2 पाई, और ये क्या होना चाहिए, क्लियर है। कोई दिक्कत, देखिए इस पे कौन सा ऑप्शन है आपका, 2 पाई, ये ऑप्शन है ना। देख लीजिए जो मैच कर जा रहा है वो आपका ऑप्शन है। एक ये भी तो आप जानते होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, इन शॉर्ट आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, क्लियर। और ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2 पाई बाई टी, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो डायरेक्ट भी आप ला सकते हैं, क्लियर है। जितना ज्यादा फॉर्मूला पे आपको कमांड होगा उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना। फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. Okay. आपसे पूछ रहा है ये जो हैंगिंग ब्लॉक है इसका मास पूछ रहा है। तो ये m दिया हुआ है, स्मॉल m है, we will consider this one is m dash, right? अब देखिए इस सवाल को, है ना। क्लियर है ना। ये जो स्ट्रिंग है ये तो सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग तो बेटा सेम टेंशन, करेक्ट। इस वाले ब्लॉक को देखिए, है ना, इस वाले ब्लॉक। अब एक बात समझिए, इस पूरे सिस्टम को आप अगर एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये ब्लॉक जो है इस ब्लॉक के वजह से, इस ब्लॉक के वजह से ये स्लाइड नहीं कर रहा, क्लियर है। इसका मतलब है कि इस वाले को ए एक्सेलरेशन से, ये जो बड़ा जो ब्लॉक है वेज है उसको ए से इधर जाना होगा, है ना, तभी तो स्यूडो लगेगा इधर, क्लियर है। तभी तो ये ब्लॉक स्लाइड से रुकेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर ये कनेक्टेड नहीं है या अगर ये रेस्ट पे है, तब तो आपका सीन कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। ये आपका थीटा है और ये मास m है, राइट, ये छोटा मास है ना। क्यों डिजाइनर ने इस तरह से बनाया, m है तो mg साइन थीटा इधर लगेगा, है ना, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g साइन थीटा, और g साइन थीटा से ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो थ्रेड है और इस थ्रेड से जो ब्लॉक लगा हुआ है उसके वजह से इसे नीचे नहीं आना है, क्लियर है। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा ब्लॉक है इसे इधर चलना है, और जिस बड़े ब्लॉक पे ये छोटा ब्लॉक चल रहा है, अगर हम उसे देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है। अगर ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो इसमें स्यूडो लगेगा, क्लियर है। अब देखिए इसकी बात करें, जिसका मास हमें निकालना है, मैंने इसे कंसीडर किया है कि दिस वन इज m डैश, और इसका वैल्यू निकालना है, m डैश g, और t किधर लगेगा, ऊपर, a किधर, a। इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना, कौन खींच रहा है, m डैश g खींच रहा है, क्लियर है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, एफ नेट इज इक्वल टू m, इक्वेशन तैयार है, ठीक है। अब इस बड़े ब्लॉक के लिए बात करते हैं, थीटा है, m है, और ये कैपिटल है, इधर t लग रहा है ना, टेंशन,
तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया, m प्लस m इंटू ए। क्लियर है, क्योंकि इसी टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। करेक्ट, क्लियर। इस ब्लॉक को आप समझ लीजिए। अब छोटे वाले को समझिए, इस वाले को समझिए। देखिए ध्यान से, सारी बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जब मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं तो मेरी आवाज आएगी आपके पास। ये एम जी, ये आपका थीटा, और चूंकि ये फ्रेम एक्सलरेटेड है और ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि सीधो इधर लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम देखेंगे, इस जगह पे एम सीडो लगा, इधर क्या हो गया आपका एम जी साइन थीटा, और ये थीटा इधर हो गया आपका एम ए कॉस थीटा। और ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। m से m कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए a इज इक्वल टू जी tan थीटा। राइट बेटा, हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तीनों ब्लॉक का एनालिसिस हम लोग कर लिए। अब स्पेस कम है तो मुझे उसको मिटाना भी होगा। क्लियर है, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए ये वाला। अच्छा, इसका मतलब है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, m डैश t माइनस m डैश a इज इक्वल टू p। राइट, m डैश को आप कॉमन लीजिए। जहां नहीं समझ में आए बेधड़क पूछना है। और a क्या हुआ आपका, g tan थीटा इज इक्वल टू t। राइट, करेक्ट सर, ठीक है सर। अब यहां पे आइए, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, अगर हम इस जगह पे आ रहे हैं, क्लियर है, तो t की बात आ रही है। सर t तो ऐसा कुछ है नहीं सर, ठीक है, और किसी चीज का वैल्यू दिया नहीं है सर, ठीक है, ये भी बात है। एक बात हम करेंगे यहां पे, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये सारे के सारे, यहां पे हमारा है t इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। क्लियर है, इसको हम लाएंगे तो t। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का मास जो है बराबर है और इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस 1, एक कहां से लाए हम, यहां से लाए, इस यहां से लाए, तो t इज इक्वल टू हो गया बेटा मेरा 2a। इस चीज को मैं वहां बैठा दूंगा, मतलब m डैश g माइनस जी tan थीटा इज इक्वल टू 2a, है ना। और अगेन m डैश g tan थीटा इज इक्वल टू 2, और a इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, g tan थीटा। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस मुझे कम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। बेटा इधर मिटा दो, देख लीजिए आप इस इक्वेशन को, है ना। अब इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, g कॉमन है, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो m डैश 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। राइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। m डैश इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। अब वहां पे देखिए कि cot थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि tan थीटा जो हमारा हुआ वो 1/2 हो गया, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये m डैश माइनस 2/2 1 और कितना आ गया 2 kg।
इसका मतलब है कि अगर इसका मास 2 kg, क्लियर है, ये क्या होगा, स्लाइड नहीं करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया बेटा? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। 0.5 kg ball moving with a speed 12 meter per second strike a hard wall at an angle of 30 degree with the wall। ये बात समझने का है ना, जो एंगल जो बन रहा है वो किधर से बन रहा है। तो अगर ये आपका वॉल है, ये क्या वॉल है, आपका वॉल है, तो ये एंगल जो बना है वो 30 डिग्री बना रहा है वॉल से। क्लियर है, इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड द सेम एट द सेम एंगल, मतलब ना इसके एंगल में चेंज हो रहा है और ना इसके स्पीड में चेंज हो रहा है। तो आप देखिए ये ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है, इस तरह से, और ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना। ये कितना हुआ, ये भी 30 डिग्री हुआ। क्लियर, और आप इसको, ये 60 डिग्री हो गया, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है। क्लियर है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि द बॉल इज इन कांटेक्ट विथ द वॉल फॉर 0.25 सेकेंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, करेक्ट। आपसे एवरेज फोर्स पूछा जा रहा है, तो बेटा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी, करेक्ट है ना। तो पहले इस वाले का हम क्या करेंगे, P इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो आप देखिए इस वाले को क्या लिखेंगे, ये मास है। क्लियर है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग उस तरह से इसको लिखेंगे IJK के फॉर्म में, करेक्ट। तो आप इसे क्या लिखिएगा, mv cos 60 डिग्री आई कैप। जहां नहीं समझ में आएगा एकदम पूछ लीजिएगा। देखिए ये ऐसे हो गया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर जा रहा है, नीचे माइनस जे कैप में, तो माइनस mv साइन 60 डिग्री जे कैप, है ना। क्लियर है, नीचे है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो P फाइनल में देखिए, अब ये इधर आ रहा है ना, इधर, तो ये आप क्या लिखेंगे, mv, और इस तरफ है, इधर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव, माइनस mv cos 60 डिग्री आई कैप, और ये नीचे ही होगा mv sin 60 डिग्री जे कैप। क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम आप कीजिए, P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्लियर है, तो P फाइनल आपका क्या है, माइनस mv cos 60 आई कैप। ध्यान से देख तो बेटा, ये दोनों कट गया, क्लियर है, ये बच जाएगा, है ना, माइनस mv cos 60 आई कैप। क्लियर है, अब ये कितना हो गया, माइनस 2mv cos 60 कितना हो गया, 1/2, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्लियर है, अब ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, mv, और कितना है, m कितना है 0.5, और v कितना है आपका, v कितना है, v है 12, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, अब ये मोमेंटम है, ये केजी हो गया, मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना। तो F एवरेज डी, जो चेंज इन मोमेंटम ना, 6 है, और कितने सेकंड के लिए पूछ रहा है, 0.25 के लिए। क्लियर, ध्यान से देखिए, है ना। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, मुझे लगता है 24, है ना, 5 जा, और ये कितना हो गया आपका 60, इधर ले लो 12, 120, 2, 24, मेरा काटने का तरीका था। क्लियर है, तो 24 आंसर।
क्लियर है, समझ पाए? कुछ नहीं किया सर, इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? दिक्कत आपका कुछ ऐसा नहीं हो सकता था, ये सिर्फ एंगल लेने में थोड़ा आप दिक्कत कर सकते थे। दूसरी बात, जो वेक्टर फॉर्म में हमने सजाया उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी सवाल होगा ना तो जे कैप में कैंसिल आउट हो जाता है, मैग्नीट्यूड में आप ये करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर इधर है इस तरह से आ रहा है तो ये माइनस जे कैप में गया, इसका भी क्या है माइनस जे कैप है, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? वो ऐड नहीं करना है, मतलब चेंज है ना, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? जो यहाँ पे हुआ है, आई बात समझ में? एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, अगर क्वेश्चन डिजाइन होगा क्या होगा, तो ऐसे होगा, इधर से अगर जाएगा तो इधर निकलेगा, फिर आप देखोगे प्लस जे कैप में है दोनों में, वो कैंसिल आउट। जहां डायरेक्शन का चेंज है वहीं तो चेंज से प्लस होगा ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। A 5000 kg rocket is set for a vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second to give an initial upward acceleration of 20 meter per second square. The amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be, तो कुछ खास है नहीं, thrust minus mg is equal to ma, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। अब ये आपका कितना हो गया, v dm by dt, इसको इधर रख दीजिए, mg प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, या मैं ही कर देता हूं। dm by dt कितना दिया हुआ है आपका, वो तो निकालना है ना सर, ठीक है सर, निकाल देंगे हम। m कितना है आपका 5000, g कितना है 10, एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। क्लियर है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर, मैं खराब से नहीं दिख रहा, 830 है ना, 4 dm by dt गलत कर दिया गया जी मैं, अच्छा इसका 1 0 मैंने माफ कर दिया था, है ना, लाइन नहीं, देख लीजिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत? चलो दूसरे क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन फिगर द पुल्ली इज एज्यूम्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओ फ्रिक्शन नहीं है, इफ द फ्रिक्शन अच्छा पुल्ली नहीं है, massless and frictionless, if the friction force on the object of mass m is here, ठीक है, then its acceleration in terms of the force F will be equal to, okay, no issue, clear है? इसका मतलब ये हुआ F is equal to 2t, clear है ना? F सही से लिखना है क्योंकि फ्रिक्शन भी उसी तरह से लिखे हैं, है ना, F इज इक्वल टू T इज इक्वल टू हो गया F बाई 2, है ना। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसी जुबान में आंसर लिखा हुआ है। अब इस छोटे से ब्लॉक के लिए बात करो तो T इधर है ना, और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है इधर है। इक्वेशन क्या बनेगा जी, T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, है ना। टी क्या है, एफ बाई 2 माइनस फ्रिक्शन अपॉन एम इज इक्वल टू ए। देख लो कौन सा आंसर है, ठीक है, क्लियर है? मिला? बहुत आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, ठीक है एकदम। पहले क्वेश्चन को ना 2-3 बार आप पढ़िए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो आपको ये पता होता है कि क्वेश्चन क्या है, अब बनाना आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, वहां से आपको समझना होता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो बन जाएगा। फिजिक्स में उल्टा है, समझना ही मेन है। अगर आप ये समझ गए ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप समझो कि 60% क्वेश्चन तो आपने वहीं बना लिया। क्लियर है? तो अगर एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आती है, आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे, क्लियर आपको होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला रहता है और धीरे धीरे क्लीन इमेज आने लगेगा, फिर क्वेश्चन आप समझने लगोगे, है ना।
कभी भी ऐसा हो, देखना मैं भी जब क्वेश्चन बनाता हूँ ना 2-3 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको आदत हो जाए इस चीज की। क्लियर है? अब ये मत सोचना सर नीट में तो उतना टाइम नहीं रहता है, ये प्रैक्टिस का टाइम है। जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो वहां पे ऐसे ही होने लगेगा। क्लियर है? ये स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ए पर्सन used force F shown in the figure to move a load with constant velocity on a given surface. Identify the surface profile, है ना? अच्छा, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है ना, ग्राफ जो दिया हुआ है वो आपको F और X का दे रहा है। किसका दे रहा है? F और X का। यहां से यहां की जो दूरी है वो L है, तो बीच में आप यहां पे देखो कि यहां से यहां की दूरी मैं बोलूंगा कि ये L/2 है, राइट? और ऑब्वियसली ये L/2 है। और एक और इंफॉर्मेशन है बेटा जो फिगर से ही है ना, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ फिगर से ही हमने ये देखा है कि 0 से L/2 तक में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्लियर? इसी तरह से यहां भी कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स जो है वो निगेटिव है, कांस्टेंट है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को फिर बहुत प्यार से समझना है। ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो देख के समझा सकता है। सर इस ग्राफ से तो और भी कुछ हम समझ सकते हैं। सर ये FL का है तो इसका एरिया वर्क देगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्क पूछ नहीं रहा है ना? तो सर एक्सेलरेशन से F=m है, वही बात है। अगर आप उस तरह से भी सोचोगे तो ठीक है, लेकिन ए का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है ना? दे आर आस्किंग अबाउट वेलोसिटी, है ना? तो जितनी भी चीजें सब बात हम लोग सोचते चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, चीजें फिल्टर होती चली जाती है। अच्छा, पहले हम देखें F और X, चूंकि हमें आदत है Fx का ग्राफ देख के वर्क डन निकालने का, तो दिमाग में एक चीज आएगा, चलो वर्क डन निकालते हैं, है ना? फिर देखा अरे वर्क डन तो पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया। दूसरा, अब देखेंगे सर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए सर, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है, ये एक देख सकते हैं। हाँ ये देखें, है ना? सर ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट है, वो भी देख लिए कांस्टेंट। तो उससे क्वेश्चन को क्या जो पूछ रहा है उससे क्या, उससे फिर देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छा कुछ है क्या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से कुछ मिलजुल रहा है क्या। तो फिर जब हमने देखा है पर्सन यूज फोर्स F shown in the figure to move a load with constant velocity, यहाँ पे एक बात समझ में आया कि कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बात ये समझिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा ये बात क्लियर हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन है क्या? नहीं सर, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? नहीं, क्योंकि dv/dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ये भी बात का नहीं है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, ठीक है, मतलब चलने की। तो ये भी तो बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये भी हो सकता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, जैसे मैं ये बात बोलूं यहाँ पे एक ऐसा समझना, इधर 10 न्यूटन है और इधर भी 10 न्यूटन है। क्लियर है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल सकता है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल सकता है। हाँ सर, ऐसा जो चल रहा है इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्या है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि एक को पॉजिटिव होना होगा, दूसरे को नेगेटिव होना होगा। जितने भी हम फिगर देख रहे हैं इसमें हम ये नहीं बोल सकते ये देखो ये 0 है ना, इसमें दिख रहा है कि निगेटिव है, इस पे कुछ ये नहीं है, इसमें देखो इसमें पॉजिटिव है 0 है ना, इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना। अब सर चीजें फिर भी समझ में नहीं आई। अब ध्यान से देखो कि मान लो इस तरह का अगर हमने रखा है, इस तरह का, क्लियर है, और यहाँ पे एक मास है, क्या है? मास है m, और इसे हमने कंसीडर किया थीटा, करेक्ट है ना। तो mg इधर लगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, और ये आपका कितना लगा? mg sin थीटा। क्या लगा? mg sin थीटा। क्लियर है? अब उसी तरह से इधर क्या होगा, ये चीज जरूरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूं ताकि देखिए, जब आपको आंसर पता होता है ना तो आप वही करते हैं जो आपको पता है ना। लेकिन जब आंसर नहीं पता होता है ना तो आप बहुत कुछ सोचते हैं। जब आप बहुत कुछ सोचते हैं इसका मतलब बहुत कुछ आपको पता है, बस फिल्टर करना है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं सोचिए अरे सर तो इस सवाल को तुरंत ऐसे कर दिए, नहीं, इससे पहले भी सर ने काम किया होगा, है ना। उसी तरह से बेटा आप जैसे जैसे काम करते चले जाएंगे आप अप्रोच सीखते चले जाएंगे। क्लियर है? इसलिए मैं बना रहा हूं और कुछ। ये आपका mg cos थीटा है, करेक्ट।
हाँ सर, अगर इसे, अच्छा अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब इधर अगर जाना है तो देखो ये v क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है, ऐसे तो जा ही सकता है जो कि mg sin थीटा के बराबर है। उसी तरह से जब ये इधर होगा, इस तरफ होगा तो इधर लगेगा mg। मान लो अब अगर दोनों तरफ थीटा हमने सेम रखा है, ठीक है, ये वाला क्लियर, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसका मतलब है कि इधर हमारा निगेटिव हो रहा है और इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा इस फिगर में हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, कई बात समझ में, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने आएंगे, क्लियर है, और एक एक को आपको समझना है। क्या कह रहा है कि ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक बी, सही बात है, फिगर में भी है कि ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे है, राइट, whose mass is greater than that of A, मतलब B का जो मास है वो A से बड़ा है, यहां तक हम समझे। There is friction between the blocks, ये दो जो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है, चलिए इस बात को, फ्रिक्शन है। While the ground is smooth, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। A horizontal force P इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम, मतलब ये एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है तो पहले तो ये देखेंगे ना कि ये ब्लॉक साथ साथ कब तक रहेंगे, क्लियर, और फिर जब उनका फोर्स आगे ज्यादा लगने लगेगा तो दोनों का साथ छूट जाएगा, यही बात है ना। चलिए, begins to act on A, हाँ ठीक है, the acceleration A1 and A2 of A and B respectively are plotted against the time, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप एक चीज बताइए कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये साथ कब कब रहेंगे, है ना, कब तक रहेंगे, है ना, तो देखिए कब तक रहते हैं। मैं एक बात बोलूं, कुछ दिया हुआ तो है नहीं, चलिए ये आपका बी ब्लॉक है और ये आपका ए ब्लॉक है, इस पे हमने अप्लाई किया, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और यहां ये म्यू है, क्लियर है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे एक फोर्स लगेगा, क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, वो कितना लगेगा, म्यू एम ए जी, इतना तो लगेगा सर, क्लियर। अब साथ साथ चलने के लिए ये वाला जो है बी ब्लॉक पे ये जो फ्रिक्शन है, ये जो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है इस बी ब्लॉक पे इधर लगने लगेगा, क्योंकि वो उसका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, तब तक तो दोनों साथ रहेंगे, क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर है, आई बात समझ में, मतलब कुछ समय तक तो साथ रहेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन समान होगा। अगर दोनों का एक्सेलरेशन समान होगा तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक में कोई भी टाइम में, ये टाइम कोई भी टाइम में हम देख रहे हैं कि A1 और A2 जो है वो बराबर है। मैं मान लेता हूं इसमें आपको बोल रहा है कि किसका, जैसे ब्लॉक ए जो है उसका एक्सेलरेशन A1 लिया हुआ है और ब्लॉक बी जो है उसका एक्सेलरेशन A2 होता है। आगे चल, तो पहले समय में स्टार्टिंग में जो है वो क्या है, वो मतलब दोनों सेम से चल रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, मतलब A1 A2 बराबर है। तो इनका देखिए कि t=0 टाइम पे ही दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन, मतलब ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया, क्लियर है, यहां तक समझ लिया। अब एक बात समझिए मेरी बात, देखिए एक और चीज आपको यहां समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। आप एक चीज पढ़े हैं काइनेटिक, क्या पढ़े हैं, काइनेटिक, क्लियर, और एक फोर्स पढ़े लिमिटिंग, क्या पढ़े, लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम लगाएगी, क्लियर है, ये क्या करेगी, मैक्सिमम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, एक समय के बाद इन दोनों का साथ जो है
वो छूट जाएगा। क्लियर है? जैसे ही साथ छूटेगा ये एक अलग एक्सेलरेशन से जाएगा और ये एक अलग एक्सेलरेशन से जाएगा। अब इनका जो एक्सेलरेशन होगा जब शुरू होगा, है ना, तो पहले क्या होगा, कितना तक लग जाएगा, लिमिटिंग तक लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। क्लियर है? और इनका ऐसे रहेगा। तो ये भी गलत हो गया आपका, इन दोनों में बात आई, इन दोनों में। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले में कि पहले ये क्या हो जाएगा, फिर काइनेटिक से अपना चलने लगेगा। किससे चलने लगेगा? काइनेटिक से अपना चलने लगेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए इस सवाल को देखिए, इस तरह का सवाल आपने पीछे देखा भी है एक बार। फिर ऐसे में क्या होता है ना कि डिफरेंट क्वेश्चंस अगर एक ही पैटर्न पे रहते हैं ना, तो आपको पूरा तरह से पता होने लगता है कि इस सवाल को ऐसे भी देखा जा सकता है, वैसे भी देखा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। चलिए इनको देखते हैं। 2 ब्लॉक ऑफ masses 4 kg 6 kg are placed one over the other. If a force of 10 Newton is applied on the block of mass 4 kg, then the acceleration of the 2 blocks at the instant shown figure. क्लियर है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, एक ही बात को पूछते रहते हैं तरह तरह से। पहले आप फ्रिक्शन निकालिए दोनों ब्लॉक्स के लिए, है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो 4 kg का जो ब्लॉक है, 4 kg का, क्लियर है, इसका एफ लिमिटिंग कितना है? 0.2 इंटू 4 10, ये आपका कितना आ गया? 8 न्यूटन आया। कितना आया? 8 न्यूटन आया। क्लियर? अब इस ब्लॉक का और नीचे वाला जो ब्लॉक है आपका 6 kg, उसके लिए भी देख लीजिए कितना लगा ड्राइविंग फोर्स? 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 8/6, है ना। F इज इक्वल टू क्या होता है? m 4/3। क्लियर? ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है एक्सेलरेशन? 4/3। कॉमन एक्सेलरेशन का अगर हम देखें, कॉमन एक्सेलरेशन तो 10/6/10 मतलब 1। क्लियर है? सब साथ साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चल सकता है। और ये कितना है? 4/3, जो कि 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर क्वेश्चन को बना के देखिएगा, अच्छा खराब कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। जैसे ही आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनने लगता है, आप सोचते हैं ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना। लेकिन आप सोचिए जब नहीं पढ़े थे तो क्या था? अच्छा क्वेश्चन था। जैसे जो चैप्टर की तैयारी नहीं है उसके लिए जो क्वेश्चन आपको बनाना है वो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही लेवल 1 तैयार हुआ, लेवल 2 आपके लिए अच्छा है। लेवल 2 तैयार हुआ, लेवल 3 अब अच्छा है। ठीक है? तो चीजें रिलेटिव है ना। चलिए, द रेडियस ऑफ द कर्व रोड ऑन ए नेशनल हाईवे, अच्छा यहां तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे इज आर, द विड्थ ऑफ द रोड इज बी, है ना। ठीक है। ये थीटा है, ये पी है, ये एच है। ठीक, यहाँ पे आपकी गाड़ी है ना। जो मन हो गाड़ी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BMW लेना ले लीजिए, जो लेना लीजिए ना। ऊपर वाला करे आप जल्दी वो भी ले लें, है ना। सारे सपने आप लोग के पूरे और होंगे भी, है ना। ये n cos थीटा, ये बेटा n sin थीटा, ये आपका MBS करेक्ट है। तो आप देखिए n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n sin थीटा इज इक्वल टू mv², है ना। डिवाइड कर दीजिए। tan थीटा इक्वल टू v²/rg, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा mm विल कैंसिल आउट। अब tan थीटा इज इक्वल टू देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आपका
एच बाई बी हो गया बेटा। तो एच आपसे वो पूछ ही रहा है, तो बी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। क्लियर है? चलिए बी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखिए। रोलिंग फ्रिक्शन इज ड्यू टू डिफॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही बात। ड्यू टू डिफॉर्मेशन द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द व्हील डजंट रिमेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड thus has a component along horizontal। बात दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं है, तो सी हो जाएगा उससे। क्लियर है? देखिए क्या कह रहे हैं ये स्टेटमेंट 1, इट इज पॉसिबल टू अप्लाई ए नॉन वर्टिकल फोर्स ऑफ हाउएवर लार्ज मैग्नीट्यूड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक। मतलब क्या लगा? नॉन वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं, वर्टिकल भी नहीं। अच्छा, उसका कंपोनेंट तो वही सब। स्टेटमेंट 2, नो फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। हाँ ठीक है। पहला वाला थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है इस तरह का, मास भी ले लीजिए m। ऐसा अगर आप एक फोर्स लगाते हैं थीटा एंगल पे, ये f है और यहाँ म्यू है, ठीक है। क्लियर है? क्यों सर? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम पे भी तो आपको रखना है। तो अगर आप एक फोर्स लगा रहे हैं इस वाले का, ये कितना हो गया? एफ कॉस थीटा, और इधर कितना है? फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन इज इक्वल टू तो म्यू एन होता है। आप एक और बात लीजिए ना, ये आपका एफ साइन थीटा क्या है? एफ साइन थीटा। ये आपका एम जी है और ये आपका क्या है? नॉर्मल है। क्लियर है? बैलेंस है ना? क्या है? बैलेंस है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत स्टूडियो पे रहेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना, एक दूसरे से रिलेट नहीं करती है। आई बात समझ में? सर यहाँ पे क्या होगा? आप तो बहुत सारा कुछ लगा दिए। यहाँ पे आप एफ लिमिटिंग लगा लीजिए और एफ कॉस थीटा जो होगा वो एफ कॉस थीटा एफ लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होगा। और अगर फ्रिक्शन जो आपका है वो एफ कॉस थीटा के बराबर है, क्लियर है, तो क्या है आपका मतलब रिक्वायर्ड उतना है ना। पहले आप एफ लिमिटिंग लगा लीजिए। आई बात समझ में? मतलब ऐसा हो सकता है, कूड़े में रह सकता है। क्लियर है? अब वो डेटा पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। A car of mass m starts from rest and acquires a velocity along its, ठीक है भैया, in 2 सेकेंड, है ना। देखिए एक और बात मैं बताता हूँ, कभी कभी एग्जाम क्या करती है, क्वेश्चन क्या करती है, जैसे देखिए सारा कुछ आपको न्यूमेरिक डिजिट में होगा, ये देखिए क्लियर, इस तरह से। यहाँ 2 सेकेंड कैसे लिख दिया? TW। आई बात समझ में? तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, सिर्फ डेटा पूछते रहते हैं। क्लियर है? तो ये आंखों से भाग जाता है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से, है ना। चलिए, A car of mass m starts from rest, ठीक है भाई, u0 and acquires a velocity, क्लियर है, से वेलोसिटी इतना इन 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए, है ना। v कितना हो गया? v भी है, v है क्या, ठीक है, u0 है, a है, ठीक है, कितना 2 सेकेंड, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना होगा? v/2। अरे क्लियर है? a इज इक्वल टू कितना होगा? v/2। आई बात समझ में? अभी जो फ्रिक्शन जो लगेगा, तो फ्रिक्शन आपको क्या कह रहा है, किसके द्वारा लगेगा? वही टायर के द्वारा, ठीक है ना। सॉरी, टायर पे लगेगा रोड के द्वारा, है ना। अब assume the car move with uniform acceleration, the force exerted on the car is, जाहिर सी बात है, F इज इक्वल टू ma, तो ये आपका m हो गया, ये v/2 हो गया। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा आपका? आई बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भाई साहब है जो प्लैंक पे खड़े हैं, क्लियर है, और ये प्लैंक जो है इस स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग से बना हुआ है, और एक इस स्ट्रिंग को ये क्या कर रहे हैं, पीछे नीचे खींच रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए, फिगर से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लैंक इज हेल्ड इन अ पोजीशन
A man pulling a rope with such a force that the plank is held in position, the weight of the ropes, plank and pulleys are to be neglected. बहुत बड़ी बात है, क्या गई है ना, मतलब प्लैंक का मास नहीं है, लेकिन प्लैंक को तो इक्विलिब्रियम में रहना है। फिर से सुनिए, प्लैंक का अगर मास नहीं है तो mg नहीं लगेगा, अगर mg नहीं लगेगा तो फिर बैलेंस कैसे होगा? क्लियर है? बैलेंस होगा। देखिए, ये देखिए इस वाले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये t है बेटा जी, तो ये t है, ये 2t है, ये 2t है, तो प्लैंक के साथ जो कनेक्टेड है ना, वो तो ये है, ये 2t और ये t, और इनका जो है ये वाला, इसके वजह से नॉर्मल इधर लगेगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लैंक। क्लियर है? बेसिक बात है, क्योंकि अगर सारे फोर्स ऊपर लगेंगे तो दिस ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? तो 3t इज इक्वल टू क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि वो वहां पे है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इस वाले में देखिए, मैन के लिए देखिए, तो मैन के लिए क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल ऊपर प्लस टी और ये एम जी, मतलब एन प्लस टी इज इक्वल टू एम जी, मतलब एन प्लस टी एम जी, ये हो गया 800। और यहां पे हमने क्या पढ़ा, 3t इज इक्वल टू एन। क्लियर है? 3t इज इक्वल टू एन। आई बात समझ में? तो यहां पे n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3t प्लस t इज इक्वल टू 800, 4t इज इक्वल टू 800, t इज इक्वल टू हो गया 200। आई बात समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझिए, है ना। Here shows a heavy block kept on a frictionless surface and being pulled by two ropes of equal masses. ठीक है, दो रोप है जिनका इक्वल मास है mm, है ना, उनको दो फोर्सेस से खींचा जा रहा है। क्लियर है? At t is equal to 0, the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. मतलब t is equal to 0 टाइम पे ये वाला फोर्स हटा दिया जा रहा है और एक वाला फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो अगर इधर का हटा दिया जा रहा है तो इधर का तो फोर्स 0 हो गया, तो उससे चलने लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, उससे पहले क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट द फोर्स ऑन द राइट एंड कंटिन्यूज टू लेट F1 एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस बाय द राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। देन अच्छा, व्हिच वन इज, तो t, अच्छा t लेसर है यहाँ पे 0 से, ऑब्वियसली बात है, t इक्वल टू 0 टाइम पे हटाया जा रहा है तो उससे पहले बराबर है ना, तो बराबर है तो F1 F2 के बराबर है, तब जाहिर सी बात है ना, मैं ऐसे रख रहा हूँ t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे ऐसे हो गया, तो उससे पहले तो मैं ऐसे ही रखे हुआ ना, इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला फोर्स तो बराबर है, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F mg। इनका तो कहानी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, F इधर है और ये mg है, क्लियर है, दोनों के बीच में तो 90 डिग्री मान रहा है, इसका मतलब है इसके mg के होने या ना होने से कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? ये आप समझ गए कि ये होना नहीं है, और ये कह रहा है t ग्रेटर, ये तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही हटा दे रहे हैं, है ना, इसमें भी वही बात है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका